हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और ये जजमेंट जो है 2018 में आया और 2018 के जजमेंट में ये मामला अमरवाद और एक और बीच में था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले, यानी संशोधन अधिनियम जो है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, उसके पहले भी हुई है तो भी बेटी को संपत्ति में हक मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब यहाँ पे सवाल है कि मुझे ये बताएं कि अगर पिता की मृत्यु 1961 में हो गई है तो क्या बेटियों को हक होता है, और अगर बेटी भी नहीं है तो उनकी भी मृत्यु हो चुकी है तो क्या उनके बच्चे को देना पड़ता है। देखिए बिल्कुल ये जो है, अगर ये 1961 वाली बात है तो ये काफ़ी पुराना मामला है और ये तो न्यायालय पे डिपेंड करता है कि क्या उनको आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो वो एक अलग लेकिन वो भी डिपेंड करता है न्यायालय के ऊपर ही। लेकिन ये 1961 वाली बात है और उस समय पिता की मृत्यु हो गई, उसी समय नया कानून बना 1956 संशोधन कुछ दिन पहले का कानून है। तो ये इतना पहले का जो अगर आप केस फाइल भी करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसे जो लेटेस्ट मामले होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बेटी का जो भी शेयर होता है वो कानून के द्वारा दिया जाता है, न्यायालय के द्वारा वो उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ समझना ये है कि आप न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं और आप केस फाइल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है न्यायालय के ऊपर कि वो क्या जजमेंट देते हैं। उसके लिए आप काफ़ी बेहतर वकील भी कर लें ताकि आपके पक्ष को अच्छे से वो रखें। अगला सवाल है कि अगर पिता को केवल पुत्री ही है तो क्या 2005 के पहले वाले केस, कुछ केस ऐसे हैं जो कि उनके पुत्र था ही नहीं, पुत्री है, और पुत्री वाला हिस्सा पुत्री के चचेरे भाई अपने नाम चुपके से करा लिए, पुत्री आज भी वंचित है। अपने केस में क्या हुआ था कमेंट करके बताएं, हमें मैसेज करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई जो उनकी बेटी है वही उस संपत्ति का उत्तराधिकारी है और इसमें आपको टाइटल सूट करना पड़ेगा। टाइटल सूट के बाद उस संपत्ति का हकदार आप बन सकते हैं। केस फाइल आपको करना पड़ेगा। आपका जो भी शेयर है वो अगर अपने नाम करा भी लिए हैं तो वो आपको जरूर वापस मिलेगा। तो इसके लिए आप सिविल न्यायालय में किसी अच्छे वकील से संपर्क करें और जो आपके संपत्ति को लिए हैं उनके ऊपर आप टाइटल सूट जो है यहाँ पे केस फाइल करें। सवाल है कि सर मेरा टाइटल सूट चल रहा है और मेरा बैनामा 1978 का है और एंटी पार्टी का 2002 का। देखिए अगर आपका पहले का है और 2002 का है और उसी का कब्जा है तो क्या मुझे न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। देखिए अगर जो पहले का वही मान्य होगा, अब दोबारा कोई बेच लिया, उसको कब्जा कर लिया तो यहाँ पे उसका कोई मान्यता नहीं है। लेकिन यही है कि आपका अगर जो भी हुआ होगा आपने नामांतरण नहीं कराया है तो दोबारा उसको से लिंक कर दिया गया होगा। तो लेकिन आपको अब थोड़ा न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। एक तरह से कानूनी आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको सही साबित करना पड़ेगा। तो बस यही है, अगर आप नामांतरण करा लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। सवाल उन्हीं का है, ये कह रहे हैं कि सर सिविल कोर्ट में जो है वो केस चल रहा है तो क्या उसमें ऑर्डर दोनों पार्टी लिया हुआ था, एक पार्टी ने फसल बो दिया है, क्या करें? नहीं तो आप उस पर स्टे लगवा सकते हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है ना तो आप स्टे कर दें। वहाँ पे न्यायालय में जो है ना परमानेंट इंजंक्शन पिटीशन जो है वहाँ पे वहाँ फाइल होगा। तो अपने वकील से बात करें कि आपको उस पर स्टे लगाना है तो वो दोबारा उसका याचिका दायर किया जाएगा। वो डिपेंड करता है न्यायालय में, हो सकता है कि उस पर स्टे लगे भी या नहीं भी लगे। अगर न्यायालय के द्वारा आपका जो परमानेंट स्टे है वो आपका अगर खारिज कर दिया गया तो फिर स्टे नहीं हुआ। अगर मान लेते हैं वो एक्सेप्ट हो गया तो उस पर स्टे हो जाएगा, कोई कुछ नहीं। सवाल है कि पिता की मृत्यु के बाद माँ और 5 भाइयों में बराबर
मात्रा में 6 हिस्से हैं, लेकिन माँ ने अपना प्लॉट किसी बाहरी व्यक्ति को बेचकर सारे पैसे 2 छोटे भाइयों को जो है दे दिया, बाकी जो है बड़े 3 भाइयों को नहीं दिया। क्या ऐसी स्थिति में बड़ा भाई रजिस्ट्री कैंसिल कर सकता है? देखिए उस केस में अगर यहाँ पे 6 हिस्सेदार हैं, माँ भी है उसमें और माँ भी एक हिस्सेदार है, माँ का भी जो है यहाँ पे शेयर जो भी पिता का संपत्ति है उसको बेचकर अगर वो अपना, एक तो सबसे पहले अलग हो गया सारे का संपत्ति, सारे का हिस्सा अलग हुआ, और उस हिस्से को बेच कर अगर मान लेते हैं माँ ने किसी 2 बेटे को दे भी दिया तो वो अपना शेयर उन्होंने दिया, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप जो है आप प्रयास कर सकते हैं, हो सकता है कि आपका मामला डिफरेंट हो, सही तरीके से हिस्सा नहीं, सब मौखिक तरह से बंटवारा हुआ हो, कोई लीगल तरीके से सबका शेयर अलग नहीं हुआ, तो आप फाइल कर सकते हैं। डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर। सवाल है कि मेरे नाना ने 2 शादी किया, पहली शादी में सिर्फ माँ है और मेरी नानी का स्वर्गवास हो गया। मेरे नाना ने दूसरी शादी किया और दूसरी शादी में मेरी माँ की 7 सौतेला भाई हुआ, तो इसमें मेरे नाना की जमीन हिस्सा मेरी माँ को होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कितना हिस्सा होगा? देखिए ये तो जो वंशज है जो भी है, तो वो अगर वहां पे 7 है ना, 7 है, तो ऐसा नहीं कि पहली वाला है उसका आधा होगा और उसमें आधा का 7 होगा, ऐसा कुछ। वंशज सबके लिए समान होगा यहाँ पे। अब ऐसे तो दूसरा शादी ही शून्य माना गया है, ठीक है, दूसरा शादी जो है वही शून्य माना गया, वॉइड माना गया है। तो दूसरे, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो उनके वंशज होंगे, तो अगर वो उनके वंशज हैं तो जो भी उनका वंशज होगा 7, एक अगर एक से बेटी है तो उनका यानी टोटल 8 शेयर जो है उस प्रॉपर्टी का किया जाएगा। अपना शेयर आप बिल्कुल ले सकते हैं। सवाल है कि सर जमीन का रसीद हम कटा रहे हैं, नाम किसी और का है, कब्जा कोई जो है और क्या है, क्या करें? देखिए अगर जमीन का आप रसीद कटा रहे हैं ना और नाम कोई किसी भी दूसरे व्यक्ति का है और कब्जा किसी और का है, तो उसमें जो कानूनी तरीके से जो संपत्ति का मालिक वही हुआ जिसके नाम से वो रसीद कट रहा है, कि वो किसी को बेच सकता है वो संपत्ति, तो रसीद कट रहा है और उससे प्रीवियस जो भी है रजिस्ट्री हो, खतियान हो, अगर वो भी रिकॉर्ड है आपके पास, तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा है तो वो उस पर टाइटल सूट कर सकता है। कब्जा किस आधार पे उन्होंने किया, कब्जा करने का क्या रीजन है, कब्जा है आपके पास या किसी प्रकार का बंदोबस्त है या कोई सरकार का आदेश है, तो किस प्रकार का कब्जा है, तो टाइटल सूट करने के बाद इसमें आपको जरूर जीत हासिल होगी और संपत्ति वापस पा सकते हैं। सवाल है कि सर आई नीड हेल्प, क्या BSNL का टावर जो है लगाया हुआ जमीन में जो ऑनर से खरीद सकता हूं, प्लीज बताइए। देखिए जो BSNL है ना, BSNL का जो टावर है अगर लगाया हुआ एग्रीमेंट किया हुआ है, संपत्ति ये है, मान लेते हैं किसी का एग्रीमेंट है और वो सेल कर रहे हैं उसको बेचने, तो बेचने के लिए ठीक है, वो सबसे पहले तो एग्रीमेंट पढ़ लें कि वो उस बीच में उस टाइम पीरियड में कोई खरीद बिक्री का वहां पे मेंशन तो नहीं है, एग्रीमेंट है और आप उसके बीच में आप कोई अगर उसका ऑनर अब कोई दूसरा हो रहा है ना, तो फिर वो एग्रीमेंट भी BSNL से बात करके आपको वहां पे चेंज कराना होगा, ठीक है, कि इसलिए कि अब आप उसके ऑनर हो रहे हैं। तो ये चीज जो है आप एक कहे कि यहाँ पे जिससे आप खरीद रहे हैं उसमें एक और पार्टी इन्वॉल्व है, तो आपको वहां भी बात करना होगा ना। लेकिन आप संपत्ति को खरीद सकते हैं, खरीदने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। सवाल है कि अगर गवर्नमेंट जो है एग्रीमेंट पूरा होने पर लैंड वापस नहीं देती तो कोर्ट जाने पर टाइम वेस्ट होगा, गवर्नमेंट से लैंड जो है लेना, तो मोदी जी साइड पे कंप्लेन किए हैं फिर भी। देखिए अगर गवर्नमेंट जो है अगर लैंड वापस, अगर मान लेते हैं आप सरकार को दिए हुए हैं, ठीक है, पूरा होने पे लैंड वापस नहीं दे रही है ना, तो बिल्कुल आप सबसे पहले जो है आप कोर्ट जाने से पहले SDM से एक बार आवेदन कर दें वहां पे कि ये समस्या है। उसके अलावा अगर मामला नहीं होता तो बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट अगर सरकार लैंड लेती है, सरकार लेने के लिए भी स्वतंत्र है, लेकिन आपको उसका जो है एक तरह से मुआवजा दिया जाएगा, 4 गुना जो भी मुआवजा होता है वो आपको दिया जाएगा। तो बिना मुआवजा के वो लैंड जो है ले नहीं सकती है। जब वो एग्रीमेंट पीरियड में है तब तो एग्रीमेंट तभी तक मान्य होता है जब तक एग्रीमेंट का जो एक्सपायरी डेट है वो अवेलेबल है।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक